सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बढ़िया ही रहिए, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। ठीक है। तो बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे अपनी क्षितिज पुस्तक से पाठ 1। कौन सा? गद्य संकलन से, गद्य खंड से प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा। ठीक है। अभी हमने आपको क्या पढ़ाया? काव्य खंड से पढ़ाया था। लेसन 1 कबीर, इसमें साख्या एवं शब्द थी। सभी ने कर ली होंगी साख्या और शब्द और उसके प्रश्न उत्तर। ठीक है। जल्दी से जल्दी करिए, जल्दी से जल्दी हमें सेंड करिए। ठीक है। और उसको पढ़ते भी रहिए, साथ साथ याद करते रहिए। आज हम पढ़ेंगे गद्य खंड से मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा। तो बच्चों, ये गद्य खंड और काव्य खंड क्या है, आज हम आपको पहले बताएंगे गद्य खंड किसे कहते हैं। ठीक है। गद्य किसे कहते हैं? गद्य का अर्थ होता है बोलना, कहना या बतलाना। ठीक। जब हम कोई बात करते हैं, बोलते हैं या बातें करते हैं या कुछ कहते हैं तो हम गद्य की भाषा में बोलते हैं ना कि हम कविताओं में बोलते हैं। तो गद्य क्या है? गद्य का सीधा अर्थ क्या है कि किसी बात को कहना, बोलना या बताना। ठीक है। मतलब अपने विचारों और भावों को सरल एवं सहज रूप से व्यक्त करना क्या होता है? गद्य कहलाता है। गद्य के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, डायरी, यात्रा व्रत आदि सब इसमें आते हैं, गद्य में आते हैं। ठीक है। गद्य में जब हम गद्य लिखते हैं, ठीक है, तो गद्य में क्या होता है कि लंबे लंबे समास से युक्त पद आते हैं, जिसको हमारे जो लेखक होते हैं वो उसको छोटा करके करते हैं। ठीक है। समास वगैरह करके करते हैं हम। तो गद्य को कहा जाता है कि ये कवियों की कसौटी मानी जाती है। गद्य जो होता है, गद्य को कवियों की कसौटी माना जाता है। यानी गद्य काव्य से बहुत ही कठिन होता है। ठीक है। क्योंकि इसमें लंबे क्या होते हैं? समास युक्त पद होते हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग होता है और लेकिन इसकी भाषा और शैली सरल होती है। ठीक है। इसे माधुर्य, ओजस्वी आदि गुण पाए जाते हैं। ठीक है। तो गद्य क्या है? कहना, बोलना या बताना। ठीक है। इसके अंदर हमने क्या क्या बताया? इसके अंदर क्या क्या आती हैं? कहानी, नाटक, उपन्यास, रेखाचित्र, संस्मरण, आत्मकथा, व्यंग आते हैं। और पद के अंतर्गत क्या आते हैं? कविताएं आती हैं, गीत आते हैं, गाने आते हैं, मुक्तक, छंद आते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने गद्य खंड से प्रेमचंद। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेमचंद कौन थे। ठीक है। या प्रेमचंद की जीवनी। ठीक है। प्रेमचंद बेटा, जो प्रेमचंद थे, इनको कहा जाता है, इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई है। ठीक है। क्योंकि सबसे अच्छे उपन्यास या उपन्यास का जनक जिसको भी कहा जाता है वो प्रेमचंद है। ठीक है। तो प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को। कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ही है। और वाराणसी में लमही नामक के गांव में जहाँ पर इनका जन्म हुआ। हमारे ही उत्तर प्रदेश में वाराणसी है ना, वहाँ पर लमही नामक गांव है जहाँ पर इनका जन्म हुआ। कब हुआ? 31 जुलाई 1880 को। इनके पिता का नाम था अजायब राय और माता का नाम था आनंदी देवी। क्या था? पिता का नाम क्या था? अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। इनकी पत्नी का नाम था शिवरानी देवी। ठीक है। इन्होंने एक विधवा स्त्री से विवाह किया था। क्यों किया था? ताकि उस समय एक अंधविश्वास था या एक कुप्रथा थी कि विधवाओं से विवाह, मतलब विधवा पुनर्विवाह नहीं हो सकता, यानी विधवाओं का दूसरा विवाह नहीं हो सकता। को दूर करने के लिए उन्होंने एक विधवा स्त्री से विवाह किया जिनका नाम क्या था? शिवरानी देवी। प्रेमचंद जी के जो मूल नाम था, इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। प्रेमचंद का जो मूल नाम था यानी कि असली नाम था वो क्या था? धनपत राय। ठीक है। इनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। पहले पुत्र का नाम था श्रीपत राय, दूसरे पुत्र का नाम था अमृत राय। अमृत राय भी बहुत बड़े लेखक थे। ठीक है।
और इन्हीं अमृत राय ने अपने पिता कौन प्रेमचंद का नाम क्या दिया था, कलम का सिपाही। ठीक है, इन्हीं के नाम से एक पुस्तक लिखी थी अमृत राय जी ने, कौन सी, कलम का सिपाही। ठीक है, और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था कमला देवी। 2 पुत्र और 1 पुत्री थे। पहले पुत्र का नाम श्रीपत राय, दूसरे का अमृत राय और पुत्री का नाम क्या था, कमला देवी। ठीक है, प्रेमचंद का मूल नाम क्या हमने बताया, धनपत राय था। लेकिन इनको प्रेमचंद के नाम से कविता और उपन्यास, कहानी, नाटक आदि लिखने के लिए उन्होंने अपना नाम बदला। ठीक है, और ये नाम बदलने की जो राय दी थी वो उनको दी थी एक जमाना पत्रिका के संपादक थे मुंशी दया नारायण निगम। मुंशी दया नारायण निगम, इन्होंने ही कहा था कि आप प्रेमचंद के नाम से क्या करें, अपनी रचनाएं लिखें। और ये प्रेमचंद के नाम से फिर आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध हुए, तो आपको पता ही है। ठीक है, और उपन्यास सम्राट, उनका पहला उपन्यास था गोदान। ठीक है, इस उपन्यास के बाद इनको शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उपन्यास सम्राट की उपाधि से नवाजा, मतलब उपाधि से विभूषित किया। किसने, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि से सम्मानित किया। ठीक है, इनका निधन यानी इनका देहावसान कब हुआ, 8 अक्टूबर 1936 को, यानी कि 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहावसान हो गया। ठीक है, उस समय जिस समय इनका देहांत हुआ उस समय ये मंगलसूत्र नामक एक उपन्यास लिख रहे थे, जो कि उनका अधूरा उपन्यास है। कौन सा, मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास है, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई, आधा ही लिखा था इन्होंने और इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका आधा भाग जो पूरा किया वो उनके पुत्र अमृत राय ने किया, जिन्होंने इनको कलम का सिपाही नाम दिया था। ठीक है, अब बात आती है इनकी रचनाओं की कि इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी। तो इन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, ठीक है, और पत्र पत्रिकाएं आदि बहुत सारी उनकी रचनाएं हैं, जिनमें कि प्रमुख हम आपको बताने जा रहे हैं कौन कौन सी। पहले उपन्यास की बात आते हैं कि इनका उपन्यास था गोदान, गबन, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, और आखिरी उपन्यास कौन सा था इनका, अभी हमने बताया आपको, मंगलसूत्र, जो कि अपूर्ण है, मतलब आधा लिखा हुआ इन्होंने। ठीक है, और इन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास लिखा, रूठी रानी। इनका उपन्यास कौन सा था, ऐतिहासिक, रूठी रानी। अब आता है इनका दूसरी विधा, कहानियाँ। इन्होंने बहुत सारी विधाएं लिखी, जिसमें उपन्यास और कहानियाँ। कहानियों में इनकी पंच परमेश्वर कहानी आपने बचपन से पढ़ी होंगी, जिसमें बहुत तरह की कहानियाँ हैं। ठीक है, कफन, नमक का दारोगा, 2 बैलों की कथा, जो कि अभी आपका चैप्टर है आगे, 2 बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, फूस की रात। कौन कौन से, पंच परमेश्वर, कफन, फूस की रात, बड़े घर की बेटी और 2 बैलों की कथा। इन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसमें हंस, माधुरी, मर्यादा 3 प्रमुख हैं। कौन कौन से, हंस, माधुरी और मर्यादा। इन्होंने नाटकों की भी रचना की। इनकी चौथी विधा नाटक थी, जिसमें कि करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी। करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी इनके प्रमुख नाटकों में से एक है। अब आती है बात इनकी भाषा और शैली की। इनकी भाषा बहुत ही सरल, सजीव और मुहावरों से युक्त थी। मतलब जब ये अपनी रचनाएं लिखते थे और पाठक जो पढ़ते थे इनकी रचनाओं को, तो पढ़ते समय ऐसा लगता था कि वह दृश्य उनके सामने ही हो रहा है। मतलब इतना सजीव लिखते थे, इतना सरल भाषा में और सजीव लिखते थे कि ऐसा लगता था कि वो जो दृश्य हमारे सामने ही प्रस्तुत है। बिल्कुल अच्छा। और उन्होंने भारत के गांवों का बहुत ही अच्छे से वर्णन किया है। भारत के गांवों की जैसी भी दशा है उसका वर्णन उन्होंने अपने रचनाओं में बहुत अच्छे तरीके से किया है। और इन रचनाओं में ठेठ भारत के दर्शन होते हैं, जैसा कि हमारा भारत है, ठीक वास्तव में जो हमारा भारत है उस भारत के दर्शन इनकी रचनाओं में पूरी तरह से मिलते हैं। इन्होंने
अरबी, फारसी, अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया। इनकी भाषा सरल और सहज कैसी थी, मुहावरेदार थी। इनकी हर रचनाओं में आपको मुहावरों का प्रयोग दिखाई देगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम, ये तो हो गई हमारे प्रेमचंद जी की बात। अब हम चलते हैं दो बैलों की कथा। दो बैल, इनकी मुंशी प्रेमचंद की एक प्रमुख कहानी है, दो बैलों की कथा, जो दो बैलों पर आधारित है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि दो बैलों की कथा के अंदर है क्या। ठीक है, दो बैलों की कथा, इसमें दो बैल हैं, हीरा और मोती। जिसमें हीरा बड़ा समझदार बैल है और मोती थोड़ा अक्खर टाइप का, मतलब शैतान है। जैसे कि दो बालक हो, दो मित्र होते हैं, जिसमें एक मित्र होता है सीधा और दूसरा होता है थोड़ा शैतान टाइप का। तो मोती थोड़ा इसमें शैतान टाइप के हैं। तो बात आती है यहाँ पे दो बैलों की कथा में कि एक किसान था जिसका नाम था झूरी। क्या नाम था, झूरी। वो एक किसान था, वो इन बैलों से बहुत प्रेम करता था। ठीक है, उनको रोज अपने बैलों इनको रोज क्या करता था, बहुत अच्छा भूसा, जो भी ये खाते हैं, ठीक है, भूसा वगैरह खाते हैं, तो वो रोज उनको ताज़ा ताज़ा भूसा खाने को देता था। ठीक है, और दोनों बैल आपस में खुशी खुशी रहते थे। दोनों एक साथ ही खाते थे, एक साथ ही पीते थे और एक साथ सारा काम करते थे। उन्होंने बहुत अच्छी सी दोस्ती थी। लेकिन जो झूरी की पत्नी थी, उसको वो बैल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और ना ही झूरी का इनके प्रति प्रेम करना ही उसको पसंद आता था। एक दिन क्या हुआ, झूरी का साला मतलब झूरी की पत्नी का भाई, जिसका नाम था गया, वो आया उसके पास और उसने बोला, मुझे इन दो बैलों की ज़रूरत है अपनी खेती करने के लिए, यानी कि अपनी खेती में मुझे इन दोनों बैलों की बहुत आवश्यकता है, क्या तुम मुझे दे दोगे? तो झूरी ने मना नहीं किया और उसने उन दोनों बैलों को दे दिया। ठीक है, अब हीरा मोती तो चल दिए साथ में गया के। ठीक है, लेकिन उसको उन दोनों ये रास्ते में यही सोच रहे थे कि मेरे मालिक ने मुझे ऐसे कैसे भेज दिया, वो भी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ भेज दिया। तो मोती तो शैतान था ही, उसने क्या किया, पूरे रास्ते में अपने जो गया था उसको रास्ते भर दौड़ा के ले गया, रास्ते भर। कभी वो तेज चलता तो कभी दूसरा तेज चलता, तो कभी ऐसे वैसे करते करते किसी तरह से वो लोग अपने घर पहुंचते, मतलब गया जो था वो अपने घर पहुंचता और घर पहुंचते ही वो क्या करता, उन दोनों को बांध देता है और बांधने के बाद उनको सूखा सा पुराना सा भूसा खाने को दे देता है। बच्चों, उस भूसे में उसने कुछ भी नहीं मिलाया था, बिल्कुल सूखा हुआ। अक्सर जब हम भैंस या बैल को भूसा देते हैं तो उसमें हम आटा मिला देते हैं या थोड़ा गीला के देते हैं कि आसानी से वो खा सके खुशी खुशी। पर इसने गया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसने सूखा सा भूसा ला के डाल दिया, मतलब सूखी घास की तरह डाल दिया। हीरा और मोती को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन लोग क्या करते हैं, रात में रस्सी वस्सी तोड़ के फिर भाग जाते हैं वहाँ से और भाग के फिर अपने मालिक झूरी के पास पहुँच जाते हैं। सुबह जब झूरी उठता है और देखता है कि मतलब दोनों हीरा मोती से पास आ गए, वो जाता है उनको बहुत प्यार से उनसे मिलता है। लेकिन जैसे ही झूरी की पत्नी आती है वो उनको देख के गुस्सा आ जाती है कि अरे ये तो मेरे भाई के यहाँ पास गए थे खेती में मदद करने के लिए और ये तो वापस आ गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, गया फिर वापस आता है झूरी के पास, कहता है कि पता नहीं कैसे भाग आए और मुझे तो इनकी बहुत ज़रूरत है। तो झूरी क्या करता है, फिर से इनको वापस उसके साथ भेज देता है। आखिर बार तो इस बार फिर वो बहुत गुस्से में होता है गया। ठीक है, वो लाता है उसको बांध देता है और फिर उन लोग को सूखा सा चारा डाल देता है खाने के लिए। उस घर में, गया के घर में छोटी सी लड़की होती है, वो आती है, वो उस लोग से बहुत प्यार से बहुत प्रेम से मिलती है। ठीक है, और दोनों बैलों को भी वो लड़की बहुत पसंद आती है। वो उन लोग के लिए रोज एक रोटी लेके आते थे। ठीक है, उन लोग को भूसे के साथ में रोटी खिलाते थे। वो हीरा और मोती को बहुत पसंद आता है कि वो उन्हें रोटी खिला रही है। एक दिन क्या होता है कि जो लड़की होती, छोटी सी लड़की होती है, वो क्या करती है, उनकी रस्सी खोल देती है और रस्सी खोल के उन दोनों को भगा देती है वहाँ से। ठीक है, हीरा मोती फिर वहाँ से भाग जाते हैं। जब वे भाग रहे होते हैं तो वहाँ से भाग जाते हैं। ठीक है, भागते 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 करते जब हीरा मोती भाग रहे होते हैं तो वो रास्ते में एक सांड मिलता है। कौन मिलता है? सांड, बहुत ही बड़ा सा मोटा ताजा सांड। ठीक है,
तो उसके बाद क्या होता है, जब सांड मिलता है तो हीरा मोती पहले तो घबराते हैं क्योंकि वो बैल है और वो सांड है, लेकिन ये दो थे और वो एक था। मोती तो वैसे ही पहले से शैतान था, तो मोती ने क्या किया, मोती और हीरा ने उसको जम के उससे क्या किया, संघर्ष किया उसके साथ और उसको वहाँ से भगा दिया, मतलब लड़ाई झगड़ा किया और वहाँ से भगा दिया, खुद भी वहाँ से भाग लिए। वहाँ से भागने के बाद उनको भागते 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 उनको एक मटर का खेत मिला, ठीक है। वहाँ पे खूब हरी भरी मटर थी और भूख तो उनको लगी थी क्योंकि वो वहाँ से भाग के आए थे, ऊपर से सांड से लड़ाई करके आए थे, तो वो थक भी गए थे और भूखे भी हो गए थे। और जब देखा सामने हरा हरा मटर का खेत है तो सोचे चलो पहले अपनी भूख मिटा लें। बस वो थोड़ा सा मटर खा पाए थे कि जो खेत का मालिक था वहाँ से पर आ गया और उसको हीरा और मोती को चारों ओर से बहुत से लोगों ने घेर लिया। घेर के उन्होंने क्या किया, एक कांजी हाउस था वहाँ पे जाके बंद कर दिया। कांजी हाउस में पहले से ही बहुत सारे जानवर थे, जिसमें कि भैंस, घोड़े, बकरी और गधे पहले से थे वहाँ पे। कौन कौन, भैंस, घोड़ा, बकरी और गधा, उन्हीं के साथ में इनको भी बांध दिया गया। तो मोती तो जानते हो पहले से शैतान था, ठीक। उसके दिमाग में एक योजना सूझी। उसने कहा अगर हम लोग अपने सींगों से इस दीवार को, कांजी हाउस की दीवार को तोड़ दें तो हम लोग भाग सकते हैं वहां से, ठीक। हीरा ने क्या किया, उसकी बात को मान लिया। इन लोगों ने क्या किया, पहले दीवार को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद पहले उन्होंने भैंसों को भगाया वहां से, फिर घोड़ों को भगाया वहां से, फिर बकरियों को भगाया वहां से और अंत में गधे को भी किसी तरह से भगा दिया। लेकिन वो खुद नहीं भाग पाए और वहां पर फंस गए। तब तक उसका मालिक भी आ गया। उन्होंने हीरा मोती को खूब मारा। मारने के बाद उनको सोचा, एक योजना बनाई कि अब हम इनको रखेंगे तो है नहीं, सारे जानवर तो भाग चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया, इसको हम नीलाम कर देंगे और नीलामी के लिए उनको खड़ा कर दिया, ठीक है। नीलाम मतलब बेचना, ठीक है, उनको बेच देना। तो बहुत सारे व्यापारी आए उनको खरीदने के लिए, लेकिन जिस व्यापारी ने ज़्यादा दाम लगाया उनका, उसको वो बेच दिया गया। अब हीरा मोती किसके कब्जे में आ गए, व्यापारी के कब्जे में आ गए। व्यापारी जो था वो उसको लेकर अपने घर की ओर चला। रास्ते में जब जा रहे थे हीरा मोती, तो उनको वो रास्ता जो था कुछ जाना पहचाना सा लगा और आगे जैसे जैसे जा रहे थे वैसे वैसे उनको रास्ता और भी जाना पहचाना लगा। तब उनको लगा कि ये तो हमारे पुराने मालिक झूरी के घर का रास्ता है। अब उन्होंने ना आव देखा न ताव, वहाँ से खूब तेजी से दौड़ना शुरू कर दिया। वैसे तो वो बहुत थके थे, उनके मार भी खाए थे और थके भी थे। तो उन्होंने क्या किया, खूब तेजी से, जब उनको लगा कि हमारे घर का रास्ता है, मतलब जब हमें पता चला हमारे घर का रास्ता कुछ देखा देखा लगता है, तो हम क्या करते हैं, तेजी से भागना शुरू करते हैं। वैसे ही हीरा मोती जो थे वो भी तेजी से भागना शुरू करते हैं वहाँ से और भागते भागते झूरी के पास पहुँच जाते हैं। झूरी भी उनको देख के बहुत खुश होता है, ठीक है। और पीछे से जो व्यापारी था वो भी वहाँ पे धमक जाता है, ठीक है, और कहता है कि इसको मैंने खरीदा है, ये मुझे दे दो। मोती और हीरा जो थे उन्होंने क्या किया, उसको खूब तेजी से दौड़ा दिया और डर के मारे व्यापारी जो था वहाँ से भाग लिया। झूरी ने अपने जो दोनों बैल थे उन दोनों को क्या किया, उनके माथे को चूमा और उनको वो बहुत खुश हुआ। उसके बाद उसकी पत्नी भी आती झूरी की, वो भी उन बैलों को देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है अब हम इनको कभी भी अपने से दूर नहीं करेंगे। फिर सभी लोग एक साथ रहने लगते हैं। तो ये रहा हमारा सारांश। जो कहानी है हमारी दो बैलों की कथा, वो आधारित है कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध के बारे में, ठीक है। कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध, कि पशु भी हमारे साथ भाव से जुड़ जाते हैं, ठीक है। वो भी हमें अपना समझते हैं। अगर हम उन्हें अपना समझते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो वो भी हमसे दोगुना प्रेम करते हैं और दुगना उनको अपना समझते हैं। तो ये कहानी भी आधारित है उसी पर, कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध के बारे में, ठीक है। और साथ ही साथ ये हमें कहानी बताती है कि स्वतंत्रता हमें कभी भी आसानी से प्राप्त नहीं होती। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। जैसा कि दोनों बैल हीरा मोती ने कितना संघर्ष किया, उसके बाद उनको स्वतंत्रता मिली, ठीक है। इस प्रकार ये जो कहानी है वो आज़ादी से जुड़ी है, स्वतंत्रता से जुड़ी है, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे इस कहानी को, अपने अगले वीडियो में शुरू करेंगे, ठीक है। आप तब तक के लिए, जब हम आपको होमवर्क दे देते हैं,
आपको इसका शब्द अर्थ करके रखना है और इसका सारांश लिख के हमें सेंड करना है। ठीक है, जो भी हमने इसी कहानी बताई है इसका बहुत छोटे 2 पेज में आपको सारांश लिख के हमें देना है। ठीक है, और उसको हम शुरू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।